नमस्कार। दिल्ली के चुनावों में दम है, क्योंकि आखिरी वोट गिने जाने तक कौन जीतने वाला ये कह नहीं सकते। बीजेपी ने पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी भी अंधेरे में तीर चला रही है। राहुल गांधी भी रैलियों के लिए उतर पड़े हैं। जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है। और आज दिल्ली का नेता कैसा हो में 3 दिग्गज मेरे साथ। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली और कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला। आप तीनों का स्वागत। और आइए आगाज करते हैं आपसे। राघव, बताइए कि दिल्ली का नेता कैसे हो और अरविंद केजरीवाल उस पैमाने पर क्यों खरे उतरते हैं। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल जी क्यों हो, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसी ईमानदार शख्सियत हैं जो अवसरवादी नहीं है, जो मौका परस्त नहीं है, जो दिल्ली के स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली के सीईओ हैं, दिल्ली की रग रग से वाकिफ हैं, अनऑथराइज कॉलोनी से लेकर युवाओं की समस्याएं समझते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि देश से भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति को समाप्त करना है। वो बच्चे की तरह भोले भी हैं, पर भ्रष्टाचार उजागर करने में या किसी अपराधी का खुलासा करने में कठोर से कठोर हैं और साहस रखते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अंतिम आदमी, जो क्रम में अंतिम इंसान खड़ा है, उसके आंसू पोंछने हैं। और वे पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जो अब हम अपनी जनता के सामने रख रहे हैं, वो एक्शनेबल प्लान रख रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली की तमाम समस्याएं, अनऑथराइज कॉलोनी से लेके बिजली, पानी के मुद्दे, वैट के मुद्दे। आपका वक्त खत्म होता है राघव, और अब आपका वक्त शुरू होता है नलिन कोहली। 30 सेकंड में बताइए, किरण बेदी दिल्ली की आदर्श नेता कैसे हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा राघव जी को कि कम से कम अब अरविंद केजरीवाल जी ने दीनदयाल जी का अंत्योदय पढ़ लिया होगा, क्योंकि अंत्योदय में स्पष्ट लिखा था आखिरी व्यक्ति जो कड़ी में है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो अच्छी बात है, कुछ अच्छी सीख मिल रही है। दिल्ली का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा ना हो, क्योंकि जितनी चीजें उन्होंने कहा, शायद अगर उन चीजों में से कुछ भी अगर होते तो एक अच्छे नेता बन सकते थे दिल्ली के लिए, क्योंकि उनके कथनी करनी में इतना बड़ा गैप है, क्या कहें। अब आते हैं हमारी तरफ। किरण बेदी जी, उनका एक अपना दिल्ली में उन्होंने हमेशा सेवा किया, उनका बहुत लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अन्ना मूवमेंट में भी जुड़े थे, करप्शन के लिए वो अवसरवादी नहीं हुए, राजनीतिक से दूर रहे, लगा अब जुड़ना चाहते हैं, जुड़ गए। तो मुझे लगता है हर पहलू से यार है। जहां तक केजरीवाल जी है, वो सर्विस में कई बार दिल्ली में रहे हैं, और जब सर्विस में रहते भी कई बार दिल्ली के बाहर चले गए। तो मुझे लगता है कंपैरिजन ना करके जनता पे छोड़ देना चाहिए। चलिए, भाजपा की विकास की राजनीति और वो चेहरा मोदी जी जो केंद्र में है, दिल्ली में हम उसे। आपका वक्त खत्म होता है। रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन पर क्यों दिल्ली की जनता एतबार करे। आपका 30 सेकंड शुरू होता है अब। दिल्ली का नेता दिल से, जिसका दिल्ली से नाता हो, तजर्बा हो, दिल्ली को जानता हो, दिल्ली की समस्याओं को जानता हो और दिल्ली के गली कूचे से उठकर आया हो। अजय माकन एनएसयूआई के छात्र संघ से लेकर, युवा कांग्रेस से लेकर, दिल्ली में 2 बार मंत्रिमंडल के सदस्य से लेकर, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से लेकर, न्यू दिल्ली से 2 बार सांसद से लेकर और भारत की सरकार में एमओएस और कैबिनेट मंत्री तक, उन्होंने दिल्ली को परखा है, जाना है। नकारात्मक सोच मेरे दोनों मित्रों की हो सकती है, वो व्यक्तिगत लड़ाई है। हम व्यक्तियों की लड़ाई नहीं। सीएनजी बस कौन लेकर आया, किसने दिल्ली से प्रदूषण खत्म किया? अजय माकन वो चेहरा है दिल्ली में, और इसीलिए दिल्ली दिल वालों की है। और 15 साल तक कांग्रेस ने इस दिल्ली को बदलकर दिखाया है। आज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे दिखाता है कि दिल्ली में 11 में से 8 जिले पिछले 15 सालों में देश में बेहतरीन है। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड। चलिए, आपका वक्त खत्म होता हुआ, और अब इस बहस में पहला सवाल। अन्ना हजारे ने अपने इंटरव्यू में कई बातें की हैं जिससे दिल्ली की सियासत में भी खलबली मच गई है। सवाल यह कि अन्ना को धोखा किसने दिया। प्रश्न ये, नलिन कोहली, अन्ना को धोखा किरण बेदी ने दिया, अरविंद केजरीवाल ने दिया? खैर, इस पे अन्ना जी ही बता पाएंगे यदि उनका ऐसा कुछ मानना हो। रही बात कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी, वो सबके सामने है। क्या हुआ था, जन लोकपाल की बात हुई, स्वामी रामदेव और अपने अन्ना जी दोनों मिलके एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था, उसी में से कई अच्छे लोग जुड़े और एक राजनीतिक दल पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी। उसका आगे का संघर्ष तो सबके सामने है। रही बात किरण बेदी जी के साथ, वो भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। उस दल में ना शामिल होने के लिए उन्होंने कहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो कहा भी था कि आप मुख्यमंत्री बन जाए, उनको लगा ये मार्ग ठीक नहीं है। तो ये धोखा मैं नहीं मानता किसी के साथ हुआ है उस रूप से।
अन्ना हजारे जी की इच्छा शायद इससे रही होगी कि जन लोकपाल को लेके जितना आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले केजरीवाल जी ने कहा और उस बहाने पे उन्होंने केजरीवाल जी ने सरकार छोड़ा, उसके बाद उन्होंने उस बात को कभी रखा में आप भी हैं, ये ना भूलिए नलिन जी, क्योंकि बकौल अन्ना हजारे काले धन के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है, अब सवाल ये, या तो वादा प्रधानमंत्री मोदी का, जिस शब्द का इस्तेमाल किया अन्ना हजारे ने, फ्रॉड, या तो वादा उनका फ्रॉड था या अन्ना हजारे का दावा फ्रॉड है, तो फ्रॉड कौन है? नहीं, हम तो तथ्यों पे बात करेंगे। हाँ। एसआईटी का गठन हुआ, 3-3.5 साल तक हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पहले कैबिनेट डिसीजन में हो गया। सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रही, कह रही है वो संतुष्ट है। हम तो सारा काम कर रहे हैं, ये तो दावा कर रहे हैं सारा काम कर रहे हैं। देखिए, पूरी जनता जानती है क्या वादे किए गए थे कि आते ही महंगाई खत्म हो जाएगी, 100 दिन में कालाधन आ जाएगा, हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेंगे, तमाम तरीके के वादे करे गए, वोट लिए गए और उसके बाद सारे वादे भुला दिए गए। अन्ना हजारे जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इस समय लोकपाल है देश में, वो लोकपाल नहीं है, वो जोगपाल है। वो एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं है। यही प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पिछले 2-2.5 साल से कह रही है कि जो लोकपाल अभी ये लोग लाए हैं, ये लोकपाल जोगपाल है। इसके अंदर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन्वेस्टिगेशन सब नेताओं के हाथ में है, लोकपाल के हाथ में। अन्ना हजारे की आपत्ति क्रियान्वयन पर है। मैं उसी पे वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल लोकपाल हम भी तो वही कह रहे हैं। उनका मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। एक मिनट नलिन जी, मैं कंप्लीट कर, मैं उनसे कह रहा हूं। देखिए, लोकपाल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे सब एक ही तरफ खड़े हैं। हम भी वही मांग कर रहे हैं। हमने ये रास्ता अपनाया कि हम राजनीतिक पार्टी बनाकर लोकपाल लाएंगे। अन्ना हजारे जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। दोनों रास्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश की लोकतंत्र के लिए दोनों रास्ते चुनने पड़ेंगे। पर सच्चाई ये है कि ना काला धन आया, जिनके पास काला धन था ना उनके नाम बताए गए, और ना लोकपाल अभी तक नियुक्त हुआ, ना लोकपाल बना है। तो ये बताइए, लोकपाल के ऊपर में, अरे उन्होंने बात कर ली, अब थोड़ा सुन लीजिए। बेदी मैडम ने कहा, बेदी मैडम ने कहा, अरे भाषण दे दीजिए, एश्योरेंस मिल गई। क्या है? क्या लोकपाल प्रतिक्रिया, इनका भाषण खत्म हो जाए तो मोदी कहने का प्रयास करें हम। देखिए, भाषण देने के कई अवसर आएंगे। अब आ जाते हैं कि कहा है लोकपाल की पूरी मांग। अभी इनकी पार्टी ने छोड़ दिया था सरकार, कहते हुए कि लोकपाल और कोई लाना नहीं चाहता था। मैं अपनी बात कह लूं, सिर्फ इतना ही कह दे, मैं बात तो कर लूं। देखिए राघव जी, ये पूरे डिबेट में राघव जी, अब मैं आपको कह रहा हूं, आपकी प्रक्रिया में मैं इस डिबेट को पूरा रुकवा दूंगा कि बोल बोल के मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। तो ऐसा है, इन्होंने क्या किया उसके बाद आज लोकपाल की बात नहीं कर रहे। अभी पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, मैं तो कांग्रेस से तंग आकर छोड़ गया हूं। वो अपनी बात बदलते अन्ना हजारे जी का खेल आप फिर टोक रहे। देखिए, बर्बल डायरिया की बीमारी, पानी वानी पिलवा दीजिए, बर्बल डायरिया की बीमारी है। जब भी बोले तो ये बीच में बोलना शुरू करते हैं। अपनी बात पूरी अब आ जाते हैं। हाँ, मैं अपनी बात जो कह रहा था, इनको मैंने टोका नहीं बीच में, ये इनकी आदत है। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी भी है, इनको ज्यादा बोलने की आवश्यकता। आप बात तो कहिए, बात तो कहिए। काम नहीं है, फिर बोल रहे हैं बीच में। ये क्या है, भाषण देना पसंद करते हैं, भाषण देना पसंद, क्योंकि काम नहीं है। लोकपाल क्यों नहीं आया? चलिए राघव, लोकपाल जोगपाल वो मुझे लग रहा है, अरे मुझे लग रहा है जोगपाल दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे। चलिए खामोश, केजरीवाल है, आप दोनों खामोश रहिए। रणदीप सुरजेवाला पार्टी में हम क्या कर सकते हैं? क्या अन्ना को धोखा कांग्रेस ने दिया? देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी की तूतू में छोड़िए, वास्तविकता पर आइए। अन्ना हजारे जी को जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत तौर से और मुद्दों पर आपके दोनों उम्मीदवारों ने धोखा दिया, और मैं 4 उदाहरण दूंगा, आप जवाब बाद में दे सकते हैं जी। सबसे पहले, दोनों मित्रों ने, केजरीवाल जी और किरण बेदी जी ने ये कहा कि वो राजनीतिक दलों से दूर रहेंगे और राजनीति पहला में नहीं उदाहरण, आएंगे। दूसरा उदाहरण चाहिए। किरण बेदी जी और केजरीवाल दोनों ने बार बार ये कहा कि अन्ना हजारे जी, हम एपॉलिटिकल हैं, और आज ये सामने आया है। शांति भूषण जी तो कहते हैं कि केजरीवाल जी का भाजपा के लोगों की तरफ झुकाव था, और केजरीवाल जी के मित्र आज और समेत केजरीवाल जी के ये कहते हैं कि किरण बेदी जी भाजपा की इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वकालत करती थी। तो आप दोनों चुप क्यों थे? आप दोनों क्यों चुपी साथ? वॉज इट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? तीसरा, ये वही किरण बेदी जी हैं जिन्होंने बार बार ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी को कोई माफ नहीं करेगी जनता गुजरात के नरसंहार के लिए, और वहां पर जोगपाल और बहुत कमजोर लोकपाल बनाया गया है। और आज उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने के बाद
मोदी जी का ठीक है, चेहरा सबसे अवसरवादी खूबसूरत कौन है? दिखता है। अवसरवादी भी है, आऊंगा राघव, अवसरवादी भी है और अन्ना को धोखा भी दोनों ने दिया। वैसे दोनों आपने ने भी अन्ना को कांग्रेस ने बहुत अच्छे जुमलों का इस्तेमाल किया था अन्ना हजारे के लिए, हम सब जानते हैं। और तो उसके बाद कृपया कांग्रेस ने साहस हुआ क्यों? पर कांग्रेस ने यह साहस दिखाया कि उन जुमलों का इस्तेमाल करने के बाद हमने न केवल उसके लिए केवल एक मिनट चाहूंगा, कांग्रेस ने यह साहस भी दिखाया अगर हमने किसी गलत जुमले का इस्तेमाल किया तो हमारे केंद्रीय मंत्री ने क्षमा मांगी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष अन्ना हजारे जी के पास चलकर गए। ये साहस केवल कांग्रेस ने दिखाया। मैं जनता के सवाल शुरू करता हूं, शून्य से सवाल। पहला सवाल लेते हैं, आइए जी। मैं आम आदमी से पूछना चाहूंगा, जो आम आदमी पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अगर किरण बेदी जी आ जाएंगी तो मैं अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के उनको दे दूंगा, जब आज वो बीजेपी की तरफ से सीएम की कैंडिडेट है तो आज वो उनके अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमने ये कहा था बेदी जी को कि आप आम आदमी पार्टी में आइए, ज्वाइन करिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनिए। हमारी ये विचारधारा थी कि जब वो हमारी पार्टी में आएंगी वो खड़े होकर अंबानी का भ्रष्टाचार उजागर करने की क्षमता रखेंगी। वो खड़े होकर ये बोलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट नहीं देना क्योंकि ये काले धन से चुनाव लड़ती हैं, आरटीआई के अंदर नहीं आती हैं, सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए नहीं खड़ी हैं, निहाल चंद और येडियुरप्पा जैसे लोग इनकी पार्टी में शामिल हैं। हमारी विचारधारा को अपनाएंगी। हमें ये नहीं पता राघव, आप पूरे मुद्दे को पेश नहीं कर रहे हैं। आईएसी में बैठकर किरण बेदी ने बकौल अरविंद कुमार विश्वास, बकौल आपके नेता, उन्होंने बीजेपी की वकालत की थी, जो एक अनुशासनात्मक थी। मैं सही, आपने उस वक्त उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? समझ लीजिए बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आंदोलन अन्ना जी की लीडरशिप में लड़ा गया, उसके अंदर तमाम विचारधारा के लोग थे, जैसे जेपी आंदोलन लड़ा गया, कम्युनिस्ट पार्टी वो तो सिद्धांत के खिलाफ है राघव। क्या मैं भी एक निकले, याद दिला दीजिए। तमाम विचारधारा के लोग जुड़े थे। नहीं, विचारधारा नहीं है, पार्टी की सपोर्टर, पार्टी की सपोर्टर, विचारधारा में फर्क है राघव। सर सुन लीजिए, जब राजनीतिक दल बनाया हमने उन्हें कहा आइए हमारी विचारधारा अपनाइए, क्योंकि हमारी विचारधारा अपनाइए। उस समय का रुझान जवाब दीजिए। हमें नहीं पता था कि वे भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। पहले शांत हो जाए। ऐसा है कि आप एक बात मानिए, जैसे केजरीवाल जी वैसे उनके पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे, क्योंकि वो तो कुछ भी कह सकते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आई है कि मुझे बड़ा विचित्र इस पूरी बात लगती है, मुझे बड़ी विचित्र बात लगती है। कांग्रेस के हमारे मित्र ने एक अच्छी बात कही, बोले दिल्ली की हवा हमने साफ कर दी, देश की उन्होंने राजनीति को प्रदूषित कर दिया। तो उस प्रदूषित राजनीति के लिए लड़ाई जो है अन्ना हजारे जी ने एक लड़ी, उसके लिए कुछ कहना नहीं पसंद करते वो। बाकी रही बात, देखिए इनके कथनी करनी में गैप है। इनकी पार्टी मैं मानता हूं बड़ी एक विचित्र पार्टी है, कम से कम धन्यवाद हमारा ऐसा मॉडल नहीं हो सकता जैसे सोमनाथ भारती मॉडल। रात को आप जो है कानून मंत्री कहता है सारे सबको ले आइए, जबरदस्ती जो है पूरी कहानी बताइए, पूरी कहानी बताइए। रिपोर्ट को खारिज बिल्कुल बरी नहीं हुए, रिपोर्ट को खारिज करा ना, तो जो आरोप लगाए थे वो आरोप खारिज कर दिए। अच्छा, मगर एक बात बताइए, चार्जशीट है आईएसी के अंदर, एक बात बताइए मुझे, बात बताइए, एक मिनट। आईएसी के अंदर बीजेपी की वकालत कर रही थी, एक एपॉलिटिकल ग्रुप था, किरण बेदी वकालत कर रही थी आईएसी की। बाकी कितनी बुरी बात कर रही थी वो, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बैठ के एक पॉलिटिकल पार्टी की वकालत, मुखालफत करनी चाहिए ना ऐसी लोगों की। मैं ऐसे नहीं मानता, मैं उसको एक अलग रूप से देखता हूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो एक लड़ाई लड़ रही थी, एक संघर्ष था उनका करप्शन के अगेंस्ट। मगर बीजेपी की बड़ाई कर रही थी अंदर बैठ के। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्ति उसमें किसी रूप से जुड़ के लड़ना चाहता है। भाई ऐसा है, बहुत से लोग यहां पर बैठे हुए, हो सकता है उनमें से कई लोग जाकर जुड़े थे, उनका कहीं पर भी पॉलिटिकल मकसद नहीं था, राष्ट्रीय मकसद था। राष्ट्रीय मकसद से राजनीतिक दल सुविधावादी जवाब, राष्ट्रीय सुविधावादी और अवसरवादी दोनों जवाब मेरे मित्र के हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो बीजेपी की वकालत करें, वो कहें येदियुरप्पा की करप्शन को हम उजागर नहीं करेंगे, हम नितिन गडकरी जी की उजागर करप्शन को नहीं करेंगे, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की करप्शन को उजागर नहीं करेंगे, तो आपको सूट करेगा। परंतु वो केजरीवाल जी पर या किसी अन्य व्यक्ति पर या कांग्रेस पर हमला करे, सच बात है आईएसी आई एम अगेंस्ट कांग्रेस मूवमेंट थी और अब इंडिविजुअल एस्पिरेशन फॉर चीफ मिनिस्टरशिप बन गई है। अब अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं जी। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ऐसा लग रहा था कि सच में देश में करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल अन्ना जी ने कहा कि मोदी के खिलाफ वो अनशन करेंगे, तो क्या मोदी जी का स्टैंड यहाँ पर कुछ हिलता हुआ नहीं दिख रहा? ना खाएंगे ना खाने देंगे, कहीं उपवास का जुमला तो नहीं था कहीं नलिन?
मुझे एक बात बताइए, कहीं पर कुछ कोई ऐसा केस आया है, मोदी जी का कहीं नाम आया, सरकार के अगेंस्ट कुछ नाम आया, तो मतलब बात क्या है? ऐसे रोज रोज बातें आती थी पिछली सरकार के साथ, कोई ऐसा दिन नहीं आता था जब पेपर ना उठाए और कोई नया करप्शन नहीं, मगर अन्ना का मोहभंग है लोकपाल को लेकर, काले धन को लेकर, ये जो चमत्कारी प्रवृत्तियों की बात हो रही थी ना कि अच्छे दिन आ जाएंगे, वही चीज बैकफायर कर रही है। आप बताइए मुझे, आप जो है अच्छे दिन की बात करते हैं, बिल्कुल सही। एक मुझे बताइए कि महंगाई घटी नहीं घटी? हर साल 100, आप मार्केट नहीं जाते होंगे, गोभी आज भी 100 रुपए 60 रुपया प्याज किलो ऊपर पर बिकती मिलती थी, है। हर साल बिकती थी, आज 100 रुपए नहीं जाते। अब अगर आप मार्केट नहीं जाते तो मैं थोड़ी ना इसको रोक सकता हूँ। आपको घर में पकी पकाई खाने मिलते हैं, उनसे पूछिए ना जो है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बिजली के दाम समय मिलेगा रटे हुए राग बोलने से, तो आपको पता पड़ेगा ना मार्केट की क्या स्थिति है। दाम देखिए, आलू के हाँ दाम बताइए ना, आप भारतीय आलू जनता प्याज पार्टी के टमाटर कार्यालय से घिया निकल कर तोरी कभी केरेला सब्जी जिसके नाम से ये आप बात करिए और पिछले आप साल से एयर कंपेयर कंडीशन करिए, बैठ के कैसे आपको बोल लगता है सकते हैं आप भाई? केवल बोलते सकते हैं? अरे आपको सर, नहीं क्या लगता बात कि हम भी करते हैं? लगातार बोल सकते हैं? चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ सर, इसी मंच स्टेज पे श्रीकांत शर्मा जी जो बीजेपी की सचिव है, उन्होंने ये कहा था कि हिम्मत है आम आदमी पार्टी वालों को तो केजरीवाल के बगल में किरण बेदी जी का लगा के दिखाइए पोस्टर, और उन्होंने लगा भी दिया, बाकायदा ईमानदार और अवसरवादी भी कह दिया। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? खैर मैंने इस वक्तव्य को देखा नहीं, मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पता नहीं, लेकिन अगर केजरीवाल जी और किरण बेदी जी आज आमने सामने हैं तो अब तो दिल्ली की जनता तय करेगी, ना आप ना मैं, जो भी वोटर है वो सब करेंगे। और मैं क्या उसमें एक बात जोड़ूं जो नवीन ने कहा है, मुझे लगता है कि वो पोस्टर में एक गलती हो गई। कौन बड़ा अवसरवादी लिखना चाहिए था उसके नीचे दोनों की फोटो के साथ। चलिए अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन है कोहली जी से। अभी आपने कहा राघव जी को ज्यादा जरूरत है घोषणा करने की और भाषण देने की, तो क्या बीजेपी को भी ओरेटर्स की कमी खल रही दिल्ली में, जो पूरे देश से मंत्री बुलाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को भाषणों की और जरूरत है? इस सवाल में बहुत दम है। पहले तो आपने बेचारे जो खून से सींचा था दिल्ली के नेताओं ने, उनके दिल के अरमा बह गए। उसके बाद आप किरण जी को लेकर आए, अब आपने पूरी कैबिनेट को उतार दिया है। सोचिए साहब, अगर 10 फरवरी को नहीं हुआ तो क्या जवाब देंगे आप? नाक कट जाएगी नलिन जी। नहीं, इसमें नाक की नहीं है, हार जीत दोनों है पार्टियों में। हर पार्टी हार जीत समझती है, जनता तय करती है, ना आप ना मैं। दूसरी बात है, जो लोग शायद भाजपा से उनको ज्यादा आइडिया नहीं है वो समझेंगे नहीं। मैं महाराष्ट्र चुनाव में था, जितने लोग आप यहां देख रहे हैं उससे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में थे, हरियाणा में थे। दिल्ली क्योंकि ज्योग्राफिकली स्मॉल है, राष्ट्रीय मीडिया तो आपको लगता है कि जैसे सभी उतर गए। हमारे यहाँ प्रक्रिया नॉर्मली है, किसी भी स्तर पे कोई भी हो, चुनाव आते तो हम लग जाते हैं, हम इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं है। डर लग रहा है? विशाल भाई, जमीन हिल रही है। सच्चाई ये है कि एक 5 फुट 5 इंच लंबे शख्स अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई करने के लिए एक प्रधानमंत्री हैं, उनके ईगो का 3 साइज मुख्यमंत्री जरूर हैं, देखा। 300 एमपीज हैं, 1.5 लाख प्रचारक हैं, आधा यूनियन कैबिनेट उतर चुका है, एक शाजिया इल्मी है, एक विनोद कुमार बिन्नी है, एक बेदी है और एक ओबामा भी ले आए हैं अभी। तो एक 5 फुट 5 इंच के आम आदमी से लड़ने के लिए इनको इतनी बड़ी ताकत ये बात तो है, क्यों है? ये क्यों मुकाबला है? तो ऐसी जा रहा है नलिन कोहली। एक मिनट, 10 मुकाबला सेकंड। ऐसी जा रहा है, केजरीवाल वर्सेस रेस्ट। अभिसार भाई 10 सेकंड। ठीक है। 49 दिन हमने सरकार चलाई, ये चाहे जितना भरा बुला बोले, 1 साल तक इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव करा लें। अब इन्हें डर ये है कि अगर हमारी सरकार 5 साल के लिए बन गई, इनकी भ्रष्ट राजनीति का सफाया हो वैसे जाएगा। इनके साथ में एक और शख्स है, शांति भूषण। नहीं, शांति भूषण जी तो हमारी पार्टी के मेंबर हैं। शांति भूषण है इनके साथ? नहीं तो मैं कुछ शांति जी कहना ने जरूर क्या कहा चाहूंगा। कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। ठीक है, जवाब दीजिए नलिन। ऐसा है, पर वो उनकी नजरों में मैं पहले ही कह बेबी चुका जी हूं, और जब मैंने केजरीवाल शुरू जी किया इस दोनों बात को, ने- मैंने जब शुरू किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी के कथनी करनी में गैप है, हम नहीं बन सकते आम आदमी पार्टी की तरह। क्योंकि केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा था एलजी को 19 मई को, जिसमें लिखा था प्लीज डिसॉल्व मत करिएगा, जब भारत के आ गए थे रिजल्ट। तो ये हमेशा बदलते अपने राग, इनको बदलने दीजिए, क्योंकि इनकी पार्टी बोलने में मानती है, करने में कम। बाकी रही बात कोई 5 फुट 5 इंच या 50 फुट 5 इंच से घबराने की बात नहीं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता तय करती है। अगर ये इतने पावरफुल है घबराने की कि रोज कहते हैं भाई स्टिंग होने वाला है, कुछ होने वाला है, मेरे को दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, काहे को करना है? आप छोड़ दीजिए ना, जनता तय करेगी। आप जीत रहे तो मुख्यमंत्री कल घोषित करा दीजिए ना। रणदीप सुरजेवाला, 10 तारीख को पता लगेगा सर। इनके पास मोदी है, बेदी है, ओबामा है, आपके पास क्या है? ओबामा सवाल हमारे पास दिल्ली का दिल है और दिल्ली की जनता है। सवाल ये वो भी नारा है, वो भी सिर्फ नारा है, ना व्यक्ति नहीं आपके पास कोई अभी। ना 56 इंच के सीने का सवाल है, ना 5 फुट 5 इंच के व्यक्ति का सवाल है। दोनों दल
इस पूरे दिल्ली के चुनाव को व्यक्तिवादी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दो व्यक्तियों की लड़ाई बनाने में लगे हैं, पर मूलभूत मुद्दे कहां हैं? दिल्ली में भाजपा के 7 महीने के शासन में 31% बलात्कार बढ़ा, 300% चोरी की घटनाएं बढ़ी, 30% बिजली के बिल कम करने का वायदा किया था, 15% बढ़ा दिए। आपने बिजली के बिल कम करने का वायदा किया, बिजली कंपनियों पर नकेल लगाने का वायदा किया, उल्टा बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे डाली। कहा मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले सब चीजें सवालों के सिलसिले को आगे कहां है? मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, क्या आप दिग्गजों की भीड़ से डर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ईमानदारी को छोड़ के कैबिनेट, जैसे कि कहा कि पूरी कैबिनेट आ गई है दिल्ली में, तो क्या आपकी ईमानदारी हिल गई है क्या? क्योंकि हमेशा कमजोर से कमजोर का जो मुकाबला होता है दिग्गजों से ही होता है, तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी डर रही है क्या? नहीं, मैं अपनी बहन को बता दूं, ये ईमानदारी और ईमानदारी व्यक्तित्व की शक्ति है, ये हमारी शक्ति है कि एक आदमी से लड़ने के लिए इनको इतने दिग्गज चाहिए। अब आप ये बताइए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, जिनको इस समय बजट बनाना चाहिए, फरवरी के आखिरी महीने में बजट आएगा, फिस्कल डेफिसिट 4.8% पहुंच चुका है, इन्फ्लेशन छत पार कर चुकी है, इतनी बुरी हालत है देश की इकोनॉमी की, वो सब छोड़कर इनका मीडिया सेल देख रहे हैं। आप जानते हैं जब सियासत की जाएगी, मैं उसी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, पहले उसको फिर जाएगी, पहले मैं बताता हूं, फिर आप बढ़ाइए ना, फिर आप बढ़ाइए। अरुण जेटली पहली बात है, नहीं मैं जवाब देता हूं। देखिए, ये क्षमता पर है, किसी व्यक्ति में इतना क्षमता हो कि वो 10 चीजें कर सकता है, किसी व्यक्ति में सिर्फ बोलने की क्षमता होती है और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बोलने में लगे रहते हैं। उनका वन टाइम जॉब है, सुबह से शाम बोलते रहना है, काम से कोई मतलब नहीं है, वो काम अलग टाइप के करते हैं। और देखिए आप कि हर चीज को कहते हैं ये कि देश में ये हिल गया, वो हिल गया, पूरी दुनिया भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि भारत बिगड़ रहा है क्या? ऐसा है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी भारत में राज नहीं कर रही है। यदि कर रही होती तो भारत ही भी छोड़ के चले जाते। बात कर लेते हैं, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई 8 महीने में, बताइए। चलिए, करना चाहती है, आप तो आरटीआई के एक्सपर्ट हैं, आरटीआई के एक्सपर्ट, एक आरटीआई डाल दीजिए ना एफआईपीडी में। क्या हो गया? आरटीआई लिखना भी भूल गए क्या? आरटीआई भी लिखना भूल गए। मेरा नाम खुर्शीद है, मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, आप सर विकास के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन आपने किन्हीं और ही मुद्दों को बढ़ावा दिया, गॉड से सुलझे शब्द। लेकिन सर आपने मतलब रोजगार कैसे मुद्दे, जैसे कैसे मुद्दे? गोड से घर वापसी वगैरह, गोड से घर वापसी, और सर आपने रोजगार देने का वादा किया था। 1 साल से आपकी सरकार सत्ता में, लगभग 1 साल सत्ता में है, लेकिन सर आपने अभी तक कोई रोजगार देने का वादा नहीं किया। हम युवाओं के लिए रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। वैसे नलिन जी, एक आजकल जोक चल रहा है व्हाट्सएप पे कि 9 महीने पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार के, अब विकास बस होने वाला है। मैंने सुना नहीं, आपने सुनाया, जोक है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं। महसूस करने की बात है, सुनने की बात नहीं। ऐसा हम लोग जो है काम पे लगे हुए, एक राजनीतिक दल नहीं है जो अपने आप में जोक हो। अब आ जाते हैं एक एक करके। इन्होंने जो सवाल उठाया गोडसे के ऊपर, में स्पष्ट रूप से कहूं, ना भाजपा ना सरकार, और सरकार के मंत्रियों ने भी कहा, ये किसी एक इंडिविजुअल का विचार हो सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना भारत सरकार की है। क्लियरली घर वापसी ना भारत सरकार का है प्रोग्राम है, ना भारतीय जनता पार्टी के। विश्व हिंदू परिषद एक अलग दल है, वो करना चाहे वो उनका अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ के, किसी के साथ जबरदस्ती करके, किसी को आप इंड्यूस करके धर्म परिवर्तन किसी भी तरफ, वो आपका इंडिविजुअल राइट है। आप हिंदू बनना चाहे, मुसलमान बनना चाहे, क्रिश्चियन बनना चाहे, आप क्यों अटैक कर रहे हैं मोदी जी को? वो तो इन मुद्दों पर कुछ कह नहीं रहे। जिन्होंने भी कहा, बढ़ावा थोड़ा दे रहे हैं पार्टी के मुख्य विचारधारा को। ना पार्टी कर रही ना सरकार कर रही, पर सब कुछ हो सरकार और पार्टी के संरक्षण में रहा है। इनके मंत्री गिरिराज सिंह कुछ कहें तो पार्टी और सरकार ने नहीं कहा था। साध्वी निरंजन ज्योति लोगों को हरामजादा बताएं तो पार्टी और सरकार ने कुछ नहीं कहा। और उसमें प्रधानमंत्री बोले या नहीं बोले, अगर प्रधानमंत्री बोले या नहीं बोले, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जी कुछ कहें तो पार्टी दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोले या नहीं बोले, अगर इनके प्रधानमंत्री बोले या नहीं बोले तो किसी ने वो कुछ नहीं कहा। मनमोहन सिंह जी की तरह चुप नहीं थे और माँ का प्यार बेटे के लिए सीमित नहीं थे। और मोदी जी सबको अपने वत्सव का हाथ उनके ऊपर रखे, कहेंगे कुछ नहीं। जब कहने की बात आएगी तो संसद के अंदर बयान देने से भी मुकर जाएंगे। कहा मुकरे, इनके कहा या नहीं कहा? सरकार के साध्वी निरंजन
निरंजन पे कहा या नहीं कहा? उन्होंने तो कल ही ये कहा जी कि हम बोले तो संविधान से आप मुझे बताइए, देश लूट रहा था, दामाद देना बिल्कुल चाहते पूरे रूप से लगे हुए थे, इस प्रकार ना से भाई ने ना बहनोई ने ठीक है, आप लोग कह चुके। और एक मूलभूत बात का जवाब अवश्य दें। अब तो आपके सरकार के स्पोक्स पर्सन रविशंकर प्रसाद जी ने कल कहा है कि हम तो संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों को हटाने पर भी डिबेट चाहते हैं। ये तो अपने आप में चिंताजनक बात है। इससे बड़ी और गंभीर बात क्या है, डिबेट कर जब उन्होंने शिवसेना के साथ अपने आप को जोड़ दिया। इसका मैं जवाब देता हूं। जो चीज 1976 में इमरजेंसी जो पूरे संविधान के विरुद्ध जाती है, उस पीरियड में कुछ हुआ, अगर चर्चा भी हो, आपको घबराहट क्यों हो रही है? दुर्भाग्य के बाद चर्चा के बाद संसद, एक मिनट, चर्चा के बाद संसद तय करेगी तो ही कुछ होगा ना। ठीक है, भारत में क्या आप संविधान को मनमर्जी से थोड़ी ना बदल सकते हैं? दिल्ली के मुद्दों तक महदूद रहे। सॉरी राघव, आपका रिएक्शन। देखिए, दुख की बात है, और मैं केवल एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, देश का युवा होने के नाते अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि संविधान से समाजवाद को हटा दिया जाए और सेक्युलरिज्म नामक शब्दों को हटा दिया जाए। बहुत गंभीर विषय है, दुख का विषय है। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे युवा देख रहे हैं, इन्होंने वादा करा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना क्या रहे हैं? गोडसे मंदिर। वादा करा कि पैसे वापसी होगी, अब क्या कर रहे हैं? घर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? जींस नहीं पहनेंगी, झूठ क्यों बोल रहे हैं? महिलाएं नौकरी नहीं करेंगी। आपके लोग कहते हैं गोडसे का मंदिर बनाएंगे, महिलाएं जींस नहीं पहनेंगी, महिलाएं अन्ना के नाम पे झूठ बोलना, आप झूठ के आधार पे क्यों काम कर रहे हैं? कहाँ गए गोडसे का? जितना झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्या भारत का युवा झूठा क्यों घबरा गए? भारत का युवा आपकी तरह झूठा है? बात सुनिए ना, क्या आप झूठ बोलने पर अपना काम करेंगे? साक्षी महाराज को कहते हैं, निरंजन ज्योति को कहते हैं, यहाँ से आप कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि अभी के एक स्टेटमेंट था उनका कि मेरे को वहाँ पे रिपब्लिक डे की रैली में इनवाइट नहीं किया गया। अगर वो आम आदमी है तो उन्होंने आम आदमी की तरह टिकट लेके वहाँ पे बैठना क्यों सही नहीं समझा? जी देखिए, भारत के स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस हैं जो कहते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाना चाहिए। पिछले साल शीला दीक्षित जी को भी निमंत्रण दिया गया था और इस बार अखबारों में छपा कि इस बार भी दिया गया क्योंकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दिया गया। हमने ये सवाल, जब अरविंद जी से पूछा गया कि आपको निमंत्रण आया, उन्होंने कहा नहीं आया। पूछा गया आप जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ जाना चाहता हूं, निमंत्रण आएगा तो चला जाऊंगा। इसमें बात ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी गए कि नहीं गए, कि उनका मन था कि नहीं था। बात यह है कि स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस को खत्म किया जा रहा है। जो आपके विपक्षी दल में उसको नकारा जा रहा है और उसको नहीं बुलाया जा रहा है। पर मुख्यमंत्री दावेदार क्यों बुलाया जाता है मुद्दों पर? अब ये एक छोटा सा मुद्दा था, आपको ये लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाना चाहिए था? अभिसार जी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब मुख्यमंत्री थे वो रिपब्लिक डे को डिसरप्ट करना चाहते थे, जब पूर्व मुख्यमंत्री बन गए तो बोलते मैं अटेंड करना चाहता हूं। रिपब्लिक डे में वो रिपब्लिक डे में बड़े अद्भुत व्यक्ति है, कंफ्यूज आदमी है, उनका मन झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, आप ट्वीट निकाल दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप तो ट्वीट में अपनी पूरी लड़ाई लड़ते हैं, तो ट्वीट देख लीजिए ना। अभी अरे देख लीजिए। चलिए मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, 2 लाइन की, केवल 10 सेकंड मेरे दोनों मित्रों से चाहूंगा। बहुत 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 शुक्रिया। देखिए, केजरीवाल जी को तो ये शिकायत है कि निमंत्रण मिला नहीं। भाजपा ने ट्रेडिशंस तोड़े, ये सच है। और किरण बेदी जी को फ्रंट रो में बिठाया और वो ट्वीट करती हैं कि केवल भाजपा के सदस्य हैं तो राष्ट्रीय पर्व पर जा सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर केजरीवाल जी भी क्यों 26 जनवरी पर राजपथ पर ही जाना चाहते हैं? 26 जनवरी उन्होंने आम आदमी के साथ क्यों नहीं जाकर आम मोहल्ले के अंदर मनाई? बिल्कुल क्यों 26 जनवरी को भी हम राजनीतिक आईने से देखना चाहते हैं? तो दोनों दल जो कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर राघव आप मानेंगे, और दूसरा उसका राजनीतिकरण कर रहा है। जाति दिख रही है वो ये कि भाई हमने पिछले साल देखा था उनके तेवर 26 जनवरी को कैसे थे। उस गुस्से में 26 जनवरी के आयोजन तक पर प्रश्न आम आदमी पार्टी की तरफ से उठ गए थे। तो ये मुद्दा जो है वो एक लोकलुभावन मुद्दा है जो आपके खिलाफ उठाई जाएगी। आपने गंभीर सवाल पूछा है। हमारा शुरू से ये कहना है कि महिला सुरक्षा हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और उस पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा के लिए ही वो धरना किया गया था। और रिपब्लिक डे क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब पुलिस वालों को हटाने के लिए किया गया था। हाँ, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ पावर
अबव अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जब आप लगा रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए, हम जैसा दिल्ली पुलिस को चलाना चाहते हैं वैसे चलाएंगे, तो हमने अपनी आवाज बुलंद करी, आवाज उठाई। परंतु 26 जनवरी पे अरविंद केजरीवाल जी गए, एट होम पर भी गए, ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर गेस्ट। पर इस समय मुद्दा वो नहीं है, इस समय मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता किरण बेदी जी कहती हैं, यदि आपको ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शंस पे आना है तो बीजेपी ज्वाइन करिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है नलिन, आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपसी लड़ाई एक अलग बात है, मगर ये कहना कि आप पार्टी ज्वाइन करें, ये तलखी किस हद तक जाएगी? बातें इस पे आऊंगा। पहली बात है कि हर चीज को मैं मानता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते समय सोमनाथ भारती जी का मॉडल सामने आता है। बस मेरी प्रार्थना है कि वो मॉडल बिल्कुल मत लेकर आइए। दूसरा मैं आपको, अरे तो आप कह रहे हैं क्या? मैंने आपको पहले बोला प्रोग्राम के शुरू में, जब भी मैं बोलता हूँ ये बीच में बोलते हैं, इनको वर्बल डायरिया मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ वो बीच में बोलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ भ्रमित कर रहे हैं। अरे मैं नहीं भ्रमित, आवाज बुलंद करेंगे, मैं आम आदमी हूं ही नहीं। दिल्ली के मुद्दों पर सीमित रहें। सर, केजरीवाल साहब ने कल एक नया गुफा छोड़ा है कि बीजेपी के लीडर ने फोन कर रहे हैं कि बेदी जी को हराना चाहते हैं वो। तो प्लीज आप मुझे वो लीडर का नाम बता दीजिए, जनता जानना चाहती है कि कौन है, या फिर आप अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हैं आप? राघव, ये आपका डेस्परेशन तो नहीं है, आप अंधेरे में तीर क्यों चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती रही है कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, रैंक एंड फाइल है। अब इन्होंने ऊपर से एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार को उतार दिया। इनकी पूरी जो दिल्ली की यूनिट है उसमें हाहाकार मची हुई है। इनके बूथ वॉलंटियर, जो बूथ पे वर्कर बैठता है, वहां से लेकर इनके जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, सब में खलबली मची हुई है। आप इनके किसी भी वर्कर से बात कर लीजिए, किसी नेता से, मैं कोई एक नेता का नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि इतने सारे नेता और वर्कर हैं। नहीं, मगर कम से कम बेदी जी कृष्णानगर, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्ट्रांग सीट है, 1993 से जीत रहे हैं, वहां पर रोड शो करती हैं, 12-15 लोग आते हैं। बेदी जी अमित शाह जी संबोधित करते हैं रैलियों को, 50 लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर ही नहीं काम कर रहा, नीचे भीड़ ही नहीं जुटा पा रहा। ऐसा है तमाम कैमरा दिखाते हैं, एबीपी का कैमरा नहीं, ऐसी बात है नलिन। दो बातें। पहली बात है कि राघव जी तो भाजपा पे एक्सपर्ट है, इनके पास सारे सबूत होते हैं, भाजपा के अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इनको ज्यादा जानकारी होती है। अब स्वप्न देखना कोई पाप नहीं है, जिसको स्वप्न देखना है देखे, अलग अलग स्वप्न होते हैं। दूसरी बात आई है कि बेदी जी के शो में 12-14 क्यों कह रहे हैं? आप कहिए कोई नहीं थे, आप ये भी कहिए कि उनको अकेले जा रहे थे, कोई उनके साथ खड़ा भी नहीं था। भाई इनको अपनी बात कहने दीजिए, हम जनता के बीच कह रहे हैं। क्या हम अपने पूरे चुनाव को विकास, क्या हम पूरे चुनाव को विकास के मुद्दे से हटाकर इनके सीधा सवाल ये है कि क्या असहजता नहीं है दिल्ली के नेतृत्व में? क्या यही वजह नहीं कि आपको कैबिनेट को उतारना पड़ा, आपको अपनी पूरी विमेन्स ब्रिगेड को उतारना पड़ा? क्या ये बात सही नहीं है? मैं पहले कह रहा हूं कि मैं तो महाराष्ट्र के चुनाव में जब था, तो मैंने, जो आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप आधा या पूरा कैबिनेट कहते हैं, वो वहां भी लगे हुए थे, हरियाणा में भी लगे थे। हर चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जो है, किसी भी श्रेणी पे, मंत्री हो या संतरी हो, सारे कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते हैं। दिल्ली ज्योग्राफिकली स्मॉल है। आम आदमी पार्टी चाहती है दिखाने के लिए कि एक केजरीवाल इतने बड़े कि सब उतर गए। हमारी प्रक्रिया नहीं बदली, इस बात को मानेंगे, हमारी प्रक्रिया नहीं बदली। ऐसे ही चुनावी भीड़ में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और उसकी अगर तुलना हम किरण बेदी से करें, तो क्या वो असर कर पा रही हैं किरण बेदी जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? अभिसार जी, दोनों मॉडल अलग है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, जो रैंक एंड फाइल की बात होती है, हमारे कार्यकर्ता अपने मन से लगते हैं। कई जगह पेड वॉलंटियर्स का सिस्टम होता है, तो जिनके यहाँ ऐसा सिस्टम होता है वो ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं। जहां कार्डर होता है तो हर आदमी कार्डर का पेड वॉलंटियर्स, बीजेपी में नहीं है पेड वॉलंटियर्स। साहब हम तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब, उनको लाया जाता है। आप एक बात बताइए, कैमरे में कैद हुआ है? नहीं, थोड़े दिन पहले चैनल स्टिंग करा था, बिहार में इन्होंने रैली करी थी लोकसभा में। इनका स्टिंग जब होता है इनके नेताओं पे तो जवाब होता नहीं, वैसे स्टिंग के बड़े एक्सपर्ट है। जो इनके सबसे बड़े दिग्गज है वो सारे गायब हो जाते हैं। दिग्गज जो है कहते हैं हम बाद में सवाल उठाएंगे। और चुनाव भी आएंगे, दिल्ली पार्टी परफेक्ट है क्योंकि ये अपने मन में सारी बातें लड़ते हैं जमीन पे। अगला सवाल, थोड़ी गर्मी बचा, अभी 400 सीट लड़के भी तो आए हैं, हम भी कह रहे हैं हर चुनाव लड़िए, कौन आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं भारत सरकार में हर आदमी चुनाव लड़े, उसको पता पश्चिम बंगाल थोड़ी देर के लिए को विराम दिया, सारे चुनाव लड़ रही है, किसने रोका है? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के चड्डा जी से है। सर, हम सब भी यहाँ युवा बैठे हैं और आपके नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के बीच में मैसेज दे रहे हैं कि पैसे ले लो, खाना ले लो, कंबल ले लो, कट्टे ले लो आटे के, चावल के, लेकिन धोखा दो। ये क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं युवा के लिए? युवा को आज की डेट में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए।
भिखारी बनने का फॉर्मूला आप दे रहे हैं कि स्वावलंबी बनने का? और ये जवाब मत दीजिएगा कि इन्होंने लूटा है, वो लूट का पैसा, माफ कीजिएगा, वो बहुत ही सुविधावादी जवाब है। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये अराजकता का प्रतीक है, जिसकी मिसाल हम देख चुके हैं। नहीं, देखिए, इंडियन पीनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मना करता है ये इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस को, कि पैसा और कंबल बांटने का जो चीज होती है कि पैसा दो और फिर उसके बदले में वोट लो, ये गलत चीज है, कानूनी अपराध है। अब असलियत में क्या होता है, जब एक गरीब आदमी को पैसा दिया जाता है कि ये ले पैसा और तू मेरे लिए वोट दे, अगर वो मना करता है तो उसकी विक्टिमाइजेशन होती है, उसको परेशान करा जाता है। तो अरविंद जी ने क्या कहा सुन लीजिए, और व्यंग्यात्मक रूप में बात पूरी करने दीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, उन्होंने इस भाव से नहीं कहा था, बात तो रखने दीजिए। नहीं, उस भाव से नहीं कहा था राघव। व्यंग्यात्मक सुन लीजिए ना सर, बोलने तो दीजिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि इस बारी आएंगे, पैसा ले लेना, कंबल ले लेना, शराब मत लेना और वोट इनको मत डालना का जुर्म होता है कि मुझसे लो और मुझे दो। वो नहीं है, व्यंग्यात्मक तरीके से। पर यदि आपने कहा नहीं आए तो घर जाकर ले लो उनसे। ये तो पूरा उल्टा है। देश का युवा भिखारी नहीं है चड्डा जी, देश का युवा भिखारी बना के रखा हुआ है। जनता पार्टी ऐसे थोड़े है जो ये पैसा बांटती है, आपका पैसा है। मैं जानना चाहता हूं, स्कैम, व्यापम स्कैम, आखिरी रिएक्शन आपसे, लूटा हुआ पैसा है। ठीक है राघव, आखिरी रिएक्शन आपसे रणदीप सुरजेवाला। अनुमति से, आपकी पार्टी के लोग तो नोट उछालते हैं, केजरीवाल जी की जो रैली होती है उसमें पैसा और शराब देकर लाते हैं, ये तो अब YouTube पर उपलब्ध है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से 500 रुपया बांटते, वो तो अलग बात है। कल ही स्मृति ईरानी जी की मौजूदगी में इनके उम्मीदवार राणा जी ने नलिन अवश्य जवाब दें, ये कहा कि मैं 3000 आदमियों को वहां ले जाऊंगा, इतने लोगों को अनाज के कट्टे दूंगा, इतने लोगों को अमुक चीज दूंगा। तो दोनों पार्टियां क्या देश के युवा को, जैसा मेरे आदरणीय मित्र कह रहे थे, वो इस प्रकार के वातावरण को दिल्ली में नहीं पैदा कर रहे जहां वो दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति कर रही है कि मेरे आंखों में आंसू हैं उस सियासत को लेकर। आप कांग्रेस के 70 उम्मीदवार में एक का नाम बताइए सर, जिस पर ये इल्जाम माफ कीजिएगा रणदीप जी, ये जो संस्कृति है वो वही दल की तो विरासत है जो पिछले कई सालों से आसीन है सत्ता में। ये आर्ग्यूमेंट आपने भी कहा कि ये आर्ग्यूमेंट मत दीजिएगा, अब आप अभिसार वही आर्ग्यूमेंट खुद दे रहे हैं। सच बात यह है कि 70 के 70 हमारे उम्मीदवार जो हैं वो पारदर्शिता से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई वोट बांटता है, कोई चावल बांटता है, पर कांग्रेस अकेली पार्टी इस चुनाव के अंदर है जहां पारदर्शिता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं जो आप चलिए चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, नलिन और रणदीप सुरजेवाला इस शानदार बहस के लिए। तो इनके तेवर से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली की सियासत कितनी गर्म है और दिल्ली की सियासत का मर्म, उसकी नब्ज एबीपी न्यूज ने पकड़ ली है और लगातार हम आपके सामने तमाम मुद्दे पेश करते रहेंगे। इस शानदार ऑडियंस का भी शुक्रिया। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।